नमस्कार, मेरा नाम है विवेक श्रीवास्तव। तो सवाल यही है कि क्या छात्रों के कंधों पर चढ़कर अपनी राजनीति चमकाने वाले ये नेता वाकई युवाओं के हितैषी हैं, या फिर इनका मकसद सिर्फ अपने करीबियों को रेवड़िया भर भर कर बांटना है। एक तरफ जंतर मंतर पर अपनों से बगावत झेल रही कॉकरोच जनता पार्टी बेनकाब हो रही है, तो दूसरी तरफ रांची की सड़कों पर चना सत्तू खाकर अपने भविष्य की लड़ाई लड़ रहे झारखंड के छात्र सिस्टम के खिलाफ डटे हुए हैं। फर्जी वादों और असल संघर्ष के बीच का यह फर्क अब बेपर्दा हो चुका है और फैसला आपको करना है कि असली हक की लड़ाई कौन लड़ रहा है और सियासत कौन कर रहा है। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो। कॉकरोचों के लिए जिन्होंने लाठियां खाई उन्हें मिला धोखा, और जो पर्दे के पीछे थे उन्हें मिल गए बड़े तोहफे। जी हां, राजनीति हो या कोई नया संगठन, अपनों को रेवड़ियां बांटने का पुराना चलन अब नई पीढ़ियों में भी जोर शोर से शुरू हो चुका है। चर्चा इन दिनों कॉकरोच जनता पार्टी की है, जहां संगठन के भीतर ऐसा भूचाल आया है कि बगावत की चिंगारी सीधे सड़कों पर आ गई है। मेरा दोस्त है तो मैं इसको स्पोक्सपर्सन बना दूं, उसकी गर्लफ्रेंड है तो उसको स्पोक्सपर्सन बना दूं। ये सब चीजें नहीं होगी। देश में जिन लोगों ने लाठियां खाई, जिन्होंने आंदोलन किया, उन सबको पार्टिसिपेशन, कोई डिसीजन ना। दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोचों की आवाज बुलंद करने वाले दो युवा अब अपने ही नेतृत्व के खिलाफ धरने पर बैठ गए हैं। निशाने पर हैं कॉकरोचों के सरदार अभिजीत दिप्के। जब ये देश का मुद्दा है, जब देश का मुद्दा है, देश के अगर आम लोगों को हम इंक्लूड नहीं करेंगे तो किस तरीके से लोकतांत्रिक तरीका हुआ? हम किसके अगेंस्ट लड़ रहे हैं? आप मेरे को ये बताओ। अब जरा क्रोनोलॉजी समझिए। जंतर मंतर पर एक प्रदर्शन हुआ, कई राज्यों से भीड़ पहुंची, हो हल्ला हुआ, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ, सरकार ने बात मानी, कॉकरोचों की जैसी चांदी की चांदी हो गई। जमकर नाच गाना हुआ, पार्टी हुई, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन अब खुद उनके सहयोगी जो आरोप लगा रहे हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। ये सब वही कॉकरोच हैं जो बीमारी का बहाना बनाकर झारखंड की तरफ नजर भी नहीं दौड़ा रहे हैं। हाँ, लेकिन बीमारी होने के बाद पार्टी ऑनलाइन जरूर हो रही है। जब इन कॉकरोचों से झारखंड के बच्चों पर सवाल होता है तो इनकी सारी नेतागिरी धरी की धरी रह जा रही है। ये वही कॉकरोच हैं जो चोर, बदमाशों और लफंगों के खिलाफ केस वापस कराने के लिए भी सड़क पर उतरने की बात कह रहे थे। खैर, झारखंड के छात्र डटे हैं, अपनी हक की लड़ाई चना, सत्तू, गुड़, चूड़ा खाकर लड़ रहे हैं। यहाँ ना तो पिज्जा है ना बर्गर, और सबसे बड़ी बात कि यहाँ के बच्चे खुद नहीं चाहते कि कॉकरोचों की फौज उनके यहाँ आए। रिपब्लिक भारत छात्रों के आंदोलन की एक तस्वीरें आप तक पहुंचाया। ये 13वां दिन है, लेकिन इन 13वें दिन भी आंदोलन की तपिश कहीं और ज्यादा बढ़ने लगी है। आप देखिए, लगातार ये बारिश हो रही है। ये टपकती बारिश की बूंदें कहीं न कहीं छात्रों का हौसला और बढ़ा रही हैं और इनके इरादे चट्टान की तरह मजबूत हो चुके हैं। अब आगे आंदोलन की जो चेतावनी है, विधानसभा का घेराव है, इसके अलावा सरकार से बातचीत है। हालांकि बातचीत जब होगी तो क्या वहां पर समाधान निकलेगा? क्या जब बातचीत होगी छात्रों की नाराजगी दूर होगी? क्या आने वाले समय में जो लगातार धांधलियां होती चली आई, क्या वो सरकार अब रोक पाएगी? झारखंड की राजधानी रांची में पिछले 13 दिनों से छात्र छात्राएं सड़कों पर हैं। छात्रों का ये विरोध प्रदर्शन अनिश्चितकालीन सत्याग्रह में बदल चुका है। सोरेन सरकार भले ही तमाम एक्शन का दावा कर रही है, लेकिन छात्रों का आरोप है कि उनकी मेहनत और भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जो भी TDPL कंपनी एग्जाम जितना ली है वो उसको रद्द कर दी है। और एक अभय तिवारी नाम का आदमी है, मार्केटिंग मैनेजमेंट है, वो जो एग्जाम में बैठा है, बहुत सारे एग्जाम में वो बैठा है, असम में वही टॉप किया है, सबसे अधिक वही नंबर लाया है। परीक्षा धांधली के अलावा आगे की व्यवस्थाओं में भी बदलाव, इस तरह की मांग है सर कि कम से कम जो भी, चाहे कोई विधायक हो, चाहे मंत्री हो, चाहे कोई छात्र क्यों ना हो, यदि कोई संलिग्ध पकड़ा जाता है परीक्षा में, पेपर लीक में, जो पेपर सेटिंग पकड़ा जाता है, तो उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई। इन सब के बीच छात्रों का आरोप है कि झारखंड के परीक्षा सिस्टम में इस कदर धांधली है कि घूस लेकर दूसरे राज्यों के गैंगस्टर तक को नौकरी मिल जा रही है। कि हरियाणा का 2 कैंडिडेट हैं जो कि पिछले जेपीएससी 2023 में वो सिलेक्ट हुए हैं,
और आज जो हमको एविडेंस जो प्राप्त हुआ है उसमें 2 जगह पर, एक यूपी में और एक हरियाणा में, उस पर मुकदमा दर्ज है, उस पर 25,000 का इनाम भी घोषित है। वैसे अपराधी तत्व के लोग हमारे झारखंड में नौकरी कर रहे हैं। हमको जैसा पता चला है कि वो एसडीएम के पद पर देवघर में कार्यरत हैं, नाम विकी और एक रवि कुमार हैं। इन तमाम खुलासों के बाद सोरेन सरकार बैकफुट पर है और सोरेन सरकार सवालों के घेरे में है। सवाल उठ रहे हैं कि भर्ती परीक्षाओं में लगातार पेपर लीक और धांधली के पीछे असली मास्टरमाइंड कौन है। सीएम सोरेन छात्रों से बातचीत के लिए राजी हो गए हैं। इस बीच इस मुद्दे को लेकर जमकर सियासत भी हो रही। एक तरफ कॉकरोचों की टीम में बगावत है तो दूसरी तरफ झारखंड के बच्चों की एकता। अब सोचना आपको है, असली कौन है, नकली कौन है, क्योंकि झारखंड का ये छात्र सत्याग्रह अब सिर्फ कुछ परीक्षाओं की गड़बड़ी का मामला नहीं, बल्कि राज्य के लाखों युवाओं के आत्मसम्मान और भविष्य की आर पार की लड़ाई बन चुका है। इंसाफ की बारी का ये नारा अब सिस्टम के गलियारों में गूंज रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। सावन का महीना चल रहा है। देश भर के शिव भक्त शिव भक्ति में सराबोर है और उसी बीच एक ऐसा बयान जिसने देश भर में सियासी और धार्मिक बहस छेड़ दी। मौलाना साजिद रशीदी ने कांवड़ यात्रा को लेकर विवादित टिप्पणी करते हुए कांवड़ियों के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। बयान सामने आते ही राजनीतिक दलों ने तीखी प्रतिक्रिया दी तो साधु संतों ने जमकर आक्रोश भी दिखाया है। और अब सवाल यह है कि क्या आस्था पर ऐसी टिप्पणी अभिव्यक्ति की आजादी है या सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाली बयानबाजी। सड़कों पर बैठकर तमाशा कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं लड़के और लड़कियां मिलकर, ये शिव भक्ति है, ये कांवड़ है। मैं ऐसे लोगों को नशेड़ी, भंगेड़ी, लूटपाट करने वाला और आतंकवादी तक बोलता हूँ। देखिए, इस तरीके की टिप्पणी करना ऐसे कट्टरपंथी मौलानाओं की फितरत में रहा है। मुझे लगता है सबसे बड़े आतंकवादी तो ऐसे ही मौलाना है। शिव भक्तों का अपमान किसी भी सनातनी को सहन नहीं होगा। हमारी संस्कृति पे, हमारे हिंदू त्योहारों पर, हमारे कावड़ियों पर कमेंट करने से पहले तुम हमें सदिशन मत दो, तुम उन मुसलमानों को संदेश दो, उनको सदिशन दो जो आपकी हरी किताब पढ़कर आतंकवादी बन रहे हैं। कि आतंकवादी कौन है? आतंकवादी वो है जो AK-47 लेके चलते हैं। आतंकवादी वो है जो लोगों की गर्दन काट देते हैं। आतंकवादी वो है जो हवाई जहाज उड़ा देते हैं। आतंकवादी वो है जो निर्दोष लोगों की छाती पर गोली मार देते हैं। सावन में शिव भक्ति अपने चरम पर है। देश भर में करोड़ों कांवड़िए भोलेनाथ के जयकारों के साथ जलाभिषेक की तैयारी में जुटे हैं। लेकिन इसी बीच एक बयान ने पूरे देश में सियासी और धार्मिक विवाद खड़ा कर दिया है। जो लोग सड़कों पर बैठकर तमाशा कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं लड़के और लड़कियां मिलकर, ये शिव भक्ति है, ये कांवड़ है। मैं ऐसे लोगों को नशेड़ी, भंगेड़ी, लूटपाट करने वाला और आतंकवादी तक बोलता हूँ। ये शिव भक्त नहीं हो सकते। ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने कांवड़ियों को नशेड़ी, भंगेड़ी और आतंकवादी बताया। इतना ही नहीं, अपने बयान पर सफाई देने के बजाय वो उस पर कायम भी रहे। मेरा मानना है कि जो आस्था के साथ भूंडा मजाक करे, वो कोई भी हो, इधर से हो या उधर से हो, मैं तो उसको कांवड़ यात्री नहीं मानता। वो कांवड़ यात्री नहीं है, वो नशेड़ी हैं, भंगेड़ी हैं, लूटपाट करने वाले लोग हैं। और मैं तो कहता हूँ जो लोग डंडा लेके चल रहे हैं और मार पिटाई कर रहे हैं लोगों के साथ में, जो पुलिस वालों को मार दें, वो तो दहशतगर्द हैं, आतंकवादी हैं। मौलाना साजिद रशीदी के बयान के बाद राजनीतिक गलियारों से लेकर धार्मिक संगठनों तक तीखी प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया। कई नेताओं ने इसे करोड़ों शिव भक्तों की आस्था का अपमान बताया और कानूनी कार्रवाई की मांग की। मौलाना ऐसे मौलाना रशीद, इनके आका और इनके काका,
ओसामा बिन लादेन रहे होंगे और इसीलिए ये इस प्रकार की भाषा बोल रहे हैं। ये भाषा देश में स्वीकार नहीं किया जा सकता और ऐसे मौलानाओं को ठीक से जवाब मिलेगा। मुस्लिम समाज के जितने मदरसे हैं, हमने पहले भी कहा है, उनका दुरुपयोग किया जाता है और मुझे लगता है अगर कहीं आतंकवादी पैदा होते हैं तो कुछ साजिद रशीद जैसे लोग पैदा करते हैं। बीजेपी नेताओं ने बयान को समाज में नफरत फैलाने वाला बताया तो कई संतों ने कहा कि कांवड़ यात्रा भारतीय संस्कृति और सनातन परंपरा का प्रतीक है। तो उस मुल्ले मौलाना को कहना चाहूंगा कि भाई, हमारी संस्कृति पे, हमारे हिंदू त्योहारों पर, हमारे कावड़ियों पर कमेंट करने से पहले तुम हमें सजेशन मत दो, तुम उन मुसलमानों को संदेश दो, उनको सजेशन दो जो आपकी हरी किताब पढ़कर आतंकवादी बन रहे हैं। शिदी ने जो बिगड़े बोल बोले, मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। शिव भक्तों को आतंकवादी कहना, गंजेड़ी बकेड़ी और पता नहीं क्या क्या किन शब्दों से उपमाएं दे रहे हैं। शिव भक्तों का अपमान किसी भी सनातनी को सहन नहीं होगा। कराची के आतंकवादी कौन है? आतंकवादी वो है जो AK-47 लेके चलते हैं। आतंकवादी वो है जो लोगों की गर्दन काट देते हैं। आतंकवादी वो है जो हवाई जहाज उड़ा देते हैं। आतंकवादी वो है जो निर्दोष लोगों की छाती पर गोली मार देते हैं, कपड़े उतार कर उनके धर्म की पहचान करते हैं। गंगा जल अपने कंधे पर लेकर चलने वाला, 100, 200, 300 किलोमीटर पैदल चलने वाला, भगवान शंकर को उस जल को अर्पित करने वाला, पवित्रता का एक संदेश रखने वाला, जनमानस की सेवा करने वाला, नंगे पैर चलने वाला यदि व्यक्ति आपको आतंकवादी दिखाई देता है तो ये आपकी मानसिकता, गलत मानसिकता। दिलचस्प बात यह रही कि मुस्लिम समाज के भीतर से भी रशीदी के बयान का विरोध सामने आया। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शाहबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कहा कि किसी व्यक्ति की गलती के आधार पर पूरी कांवड़ यात्रा को बदनाम करना गलत है और ऐसे बयानों से बचना चाहिए। देखिए, मैं इन सब बातों से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। कांवड़ एक धार्मिक कार्य है और उस धार्मिक कार्य के लिए जो लोग जा रहे हैं वो धर्म कर्म में आस्था रखते हैं, इसीलिए वो जा रहे हैं। अगर कहीं किसी ने उपद्रव किया या कोई बदतमीजी की तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी कांवड़ यात्रा को मतून करें, दोषी ठहराएं। ये सरासर गलत है, इस तरह नहीं होना चाहिए। ये तो इस तरीके से ऐसा है कि धर्म को बदनाम करने वाली बातें हैं और एक धार्मिक काम करने वाले व्यक्ति को नशेड़ी कहना, नशा करने वाला कहना, ये तो एक तरीके से अपमान है। वहीं भारतीय सूफी फाउंडेशन समेत कई अन्य मुस्लिम संगठनों ने भी संयम बरतने और सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने की अपील की। कांवड़ यात्रा को लेकर छिड़ी ये बहस अब सिर्फ एक बयान तक सीमित नहीं रही। ये आस्था, अभिव्यक्ति की आजादी और सामाजिक सौहार्द तीनों के बीच संतुलन की परीक्षा बन गई है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि विवादित बयान पर आगे क्या कार्रवाई होती है और ये सियासी संग्राम किस मोड़ तक पहुंचता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करेंगे माफिया सरगना अतीक अहमद के 5वें बेटे की, जिसकी आज एक सड़क हादसे में मौत हो गई। जिस परिवार के नाम से कभी पूरा प्रयागराज कांपता था, आज उसी परिवार की पहचान जेल, फरारी और मौत बन चुकी है। पहले असद का कभी पूरे पूर्वांचल की गलियों में जिसका नाम ही खौफ था, आज उसी परिवार की पहचान जेल की सलाखें, फरारी और मौत की खबरों तक सिमट गई। जिस परिवार के दम पर अतीक सत्ता, सिस्टम और सड़क पर अपनी बादशाहत चलाता था, आज उसी परिवार का हर चेहरा किसी न किसी हादसे का हिस्सा बन चुका है। सबसे पहले 13 अप्रैल 2023 को बेटा असद एनकाउंटर में ढेर हो गया। 15 अप्रैल 2023 को अतीक और अशरफ की हत्या हो गई। 6 अगस्त 2026 सबसे छोटे बेटे अबान की सड़क हादसे में मौत हो गई। आज सुबह कार दुर्घटना में अतीक के छोटे बेटे अबान की मौत हो गई। अबान अहमद समेत 2 लोगों की मौत हुई है। झांसी कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग के पास की यह घटना है। पुंछ थाना क्षेत्र के पास कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई।
झांसी जेल में बंद भाई से मिलकर वापस लौट रहा था। हादसे में 3 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पूरी घटना सर जी ऐसी हुई थी कि हम यहीं पे काम करते हैं, तो मतलब हम यहाँ पे अपना सामान जो झोला है, सुबह सुबह दुकान खोल रहे थे, थोड़ी लेटी जगह थी, वही 10-20 मिनट का शायद टाइम था। तो हमने जैसे ही झोला रखी तो एकदम फट की आवाज़ आई, तो हमने एकदम से देखा तो वो डिवाइडर जो सामने देख रहा है उसमें इस कदर से बड़ी बहुत स्पीड में थी कार, इतनी स्पीड में कार घली कि मतलब फट की आवाज़ आई और थोड़ी कार ने उछाल ली मतलब, और घूम के सीधी सामने आ गई, मतलब ऐसा हो गया वो हमारे सामने। अबान की मौत एक सड़क हादसा है। पुलिस के मुताबिक तेज रफ्तार ने उसकी जान ले ली, लेकिन इन हादसे ने एक बार फिर उस माफिया साम्राज्य की याद ताजा कर दी जो कभी उत्तर प्रदेश में अपराध की सबसे बड़ी पहचान था। 3 घायल है और तीनों उपचाराधीन हैं। फिलहाल हमने डॉक्टर से भी बात किया है, वो ठीक है, फिर भी उनको मतलब हर चीज देखा जा रहा है, सीटी स्कैन भी कराया जा रहा है, उनसे भी मैंने पूछताछ किया है। और सर, उन्होंने क्या बताया, किस तरह से पूरी घटना होगी? जो जायद है ड्राइवर है उनसे मैंने बात किया, वो कह रहा है कि मेनली आग झपकने वजह से मेरी मतलब ये घटना हुई है। वहाँ के मैंने जो घटना जहाँ पर एक्सीडेंट हुई है वहाँ पे भी हम लोगों ने बात किया, तो वो जो चश्मदीद गवाह थे जिन्होंने मेनली जब सब बॉडीज को बाहर निकाला और जो उपचाराधीन थे उनको हॉस्पिटल भिजवाए, उनसे भी बात किया। ये गाड़ी जो है बहुत तेजी से आ रही थी और अनियंत्रित होकर वो जो बड़ा डिवाइडर है उसको टक्कर मारी। आज कोई जेल में है, कोई एनकाउंटर में मारा गया, कोई फरार है और अब एक बेटे की सड़क हादसे में मौत हो चुकी है। कभी ताकत का प्रतीक रहा अतीक परिवार आज बिखराव की मिसाल बन गया है। अतीक ने दौलत, बाहुबल और दहशत के सहारे एक साम्राज्य जरूर बनाया, लेकिन इतिहास बार बार यही बताता है कि अपराध की इमारत ज्यादा दिन टिकती नहीं है। लेकिन इस हादसे के बाद सबसे बड़ा सवाल फिर उसी पर आकर टिक गया है, शाइस्ता परवीन। शाइस्ता परवीन 27 फरवरी 2023 से फरार है। उस पर उमेश पाल हत्याकांड से जुड़े कई गंभीर आरोप हैं, जिनसे साजिश रचना, हमलावरों की सहायता करना, ठगी और आर्म्स एक्ट सहित कुल 7 मुकदमे शामिल हैं। शाइस्ता की गिरफ्तारी पर 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया है और अब बेटे की मौत के बाद सवाल उठ रहे हैं। क्या शाइस्ता बेटे के अंतिम संस्कार में आएगी? क्या गिरफ्तारी के डर से वो इस बार भी सामने नहीं आएगी? क्या मां का दर्द फरारी पर भारी पड़ेगा? शाइस्ता की तलाश में उत्तर प्रदेश पुलिस, एसटीएफ और अन्य एजेंसियों ने तीव्र अभियान चलाया। 3 सालों में पुलिस ने 9 राज्यों में छापेमारी की, लेकिन शाइस्ता का कोई सुराग नहीं मिला। 500 से अधिक स्थानों पर दबिश दी गई और एयरपोर्ट पर लुकआउट नोटिस जारी किया गया, फिर भी शाइस्ता पुलिस के हाथ नहीं आई। असद के एनकाउंटर के अगले ही दिन उसका जनाजा हुआ, लेकिन ना तो अतीक वहां पहुंचा, ना ही शाइस्ता। इसी तरह अतीक और अशरफ की हत्या के बाद भी शाइस्ता की फरारी ने पुलिस को हैरान कर दिया और अब सबसे छोटे बेटे अबान की मौत के बाद एक बार फिर निगाहें उसी चेहरे को तलाश रही हैं। अबान की मौत माफिया परिवार के लगातार होते पतन की नई कड़ी बन गई है, जिसका कभी उत्तर प्रदेश के अपराध की दुनिया में सिक्का चलता था। अब देखना होगा क्या बेटे की मौत शाइस्ता परवीन की 3.5 साल पुरानी फरारी का अंत बनेगी या फिर कानून को एक बार फिर उसी चेहरे का इंतजार करना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पत्रकारिता की आड़ में ताकत और रसूख का इस्तेमाल कर इंसाफ की उम्मीदों को कुचलने वाले ताकतवर चेहरों के लिए यह फैसला एक बड़ा संदेश है। 13 साल का लंबा इंतजार, कानूनी दांव-पेच और कई मोड़ों से गुजरने के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि कानून की नजर में हर कोई बराबर है। इस बड़े फैसले के बाद अब यह सवाल फिर से खड़ा हुआ है कि क्या कार्यस्थलों पर महिलाओं की सुरक्षा और न्याय सुनिश्चित करने के लिए सिस्टम को और अधिक संवेदनशील और मजबूत होने की जरूरत है। चेहरे पर पत्रकारिता का मुखौटा, लेकिन अंदर छिपा था दरिंदगी का सच। 13 साल पुराने रेप केस में बॉम्बे हाई कोर्ट ने तहलका के पूर्व एडिटर इन चीफ तरुण तेजपाल को दोषी ठहराते हुए 10 साल की सजा सुनाई। जिस शख्स पर कभी देश की सत्ता को बेनकाब करने का दावा था, आज वही अदालत में खुद बेनकाब हो गया। See, this judgment is actually a good judgment in
my opinion, because the trial court has completely gone wrong when it ordered acquittal of this accused. There was so much of evidence that was there on record. We were really shocked with the judgment, and this judgment of the High Court today has come as a solace for that victim, and it was a judgment which is passed based on justice and the evidence that is there on record. साल 2013 तहलका मैगजीन की एक महिला पत्रकार ने अपने ही एडिटर इन चीफ तरुण तेजपाल पर यौन उत्पीड़न और रेप के गंभीर आरोप लगाए थे। ये मामला सामने आते ही पूरे मीडिया जगत में भूचाल आ गया। लंबे कानूनी संघर्ष के बाद अब बॉम्बे हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का फैसला पलटते हुए तेजपाल को दोषी करार दिया और 10 साल की सजा सुना दी। करीब 13 साल पहले जब तरुण तेजपाल मीडिया की दुनिया में एक बड़ा नाम थे, उसी दौरान सामने आए इन आरोपों ने उनकी छवि को गहरा झटका दिया। आरोप सामने आने के बाद कुछ दिनों बाद उन्होंने एडिटर इन चीफ का पद छोड़ दिया। मामला अदालत पहुंचा, ट्रायल चला और आखिरकार हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के बरी करने वाले फैसले को पलटते हुए उन्हें दोषी ठहरा दिया। तरुण तेजपाल की जो केस के आज गोवा ब्रांच बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो आज निकाल दिया है, तरुण तेजपाल जी को कन्विक्शन हुआ है। इसके लिए मैं सबसे पहले ये न्याय देवता की जीत है। ये केस यानी गोवा की इस भूमि में हुई थी, इसके लिए यानी कंटिन्यूसली फॉलोअप करना यानी गोवा सरकार, गोवा पुलिस और डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन इनका काम था और हमारी सरकार ने कंटिन्यूसली इस केस का फॉलोअप किया और आज उसका अंतिम निर्णय आज मिला और तरुण तेजपाल को कन्विक्शन हुआ।